बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। दो से पहले ज़रा आ जाइए, जो आज इस्लामाबाद की अदालत जिसमें सिपरा साहब जज हैं, मेरा ख्याल एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने जो दहशत गर्दी की वहाँ की अदालत है वहाँ से जो फ़ैसला सुनाया है, फ़ैसला तो क्या है, जोक है, मज़े का खेज़ है, लेकिन सुना दिया है। 9 मई डिजिटल दहशत गर्दी केस। सबसे पहले तो इसका नाम ही ज़रा चेक कीजिए, डिजिटल दहशत गर्दी केस। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकर, मोईद पीरजादा को दो दो बार उम्र कैद की सज़ा। मुलजमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। मुलजमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना डिजिटल दहशतगर्दी के मुकदमात में आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकर और मोईद पीरजादा को दो दो बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई। और जैसे हमने कहा कि दीगर दफात में टोटल 35 साल की जो है वो सज़ा सुनाई है। जज ताहिर अवाज सिपरा ने महफूज फैसला सुनाते हुए ट्रायल मुलजमान की गैर मौजूदगी में कानून के मुताबिक मुकम्मल किया। प्रोसिक्यूशन ने 24 गवाह पेश किए। हालांकि पाकिस्तान में ट्रायल जो है वो मुलजमान की गैर मौजूदगी में नहीं होता। इसमें इन्होंने दहशत गर्दी की जानबूझ के दफात लगाकर और ये प्रिटेक्स्ट इस्तेमाल किया पूरे का पूरा कि क्योंकि दहशत गर्दी के मुकदमात में ये इजाज़त है तो इसलिए ये भी सारे दहशत गर्द हैं और इनके ख़िलाफ़ इनकी गैर मौजूदगी में, इनके वकील की गैर मौजूदगी में इन्होंने अपने आप को डिफेंड नहीं किया। वन साइडेड मैन बैठे हुए। इमरान खान साहब तो पहले ही बता चुके हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई लॉ नहीं है, सिर्फ आसिम लॉ है। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथियों ने इनको बगैर सुने, इन तमाम दोस्तों को बगैर इनके वकील की अपीयरेंस के, इनको वन साइडेड जो है वो केस चलाकर अपनी मर्जी से फैसला सुना दिया। अच्छा, इसमें अब जो वकील था वो सरकारी तौर पर खुद से ही खड़ा किया हुआ था। जाहिर है ये लोग तो वहाँ ना मौजूद थे, ना इन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, ना इनके किसी वकील ने इन्हें डिफेंड किया। तो खुद से ही एक सरकारी वकील जो है खानापुरी के लिए उसको इसमें मुतय्यन कर दिया गया। उसने भी खड़े होकर, जाहिर है जो भी उसने करना था, सरकारी वकील ने क्या करना था, सज़ा ही दिलवानी थी ना। तो एक किस्म की दोनों तरफ से जो प्रोसिक्यूशन है वही लड़ रही थी, मतलब सरकार ही लड़ रही थी और ये लोग वहाँ कहीं थे नहीं और इनको सज़ाएँ दे दी गई। अच्छा, अब इन सज़ाओं का मादरत, इसमें शाहीन सबाई साहब का नाम मैं मिस कर गया, उनको भी, शाहीन सबाई साहब को भी, और वो इन सबसे सीनियर हैं, हमारे बहुत ही मोहतरम हैं शाहीन सबाई साहब। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट उनकी एज क्या होगी, बट अराउंड 85 टू 90 ईयर ओल्ड होंगे। पाकिस्तान के बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम, वो शाहीन सबाई साहब के डायरेक्टली स्टूडेंट्स हैं, शागिर्द हैं सहाफ़त के अंदर। बड़ा नाम है शाहीन सबाई साहब, एडिटर रहे हैं, बहुत आप ये कहिए कि उनका लंबा तजर्बा है। फिर अमेरिका से भी सहाफ़त करते रहे, पाकिस्तान में भी वो बहुत मोतबर जो बड़े बड़े अखबारात हैं उनके वो एडिटर रहे हैं। तो शाहीन सबाई साहब और उसके साथ आदिल राजा, हैदर मेहदी, मोईद पीरजादा, वजाहत सईद, साबिर शाकर, इन तमाम लोगों को जो है वो 35 साल की जो है वो सज़ा सुनाई गई। अब मकसद क्या है? अब क्या शाहीन सबाई साहब जो अलबामा में रहते हैं, मैंने आपको उनकी उम्र का बता दिया है, क्या उनको एक्सट्राडाइट करके लेके जाना है पाकिस्तान इस सज़ा के बाद? मेरे ख्याल में वो अमेरिकन सिटीज़न भी है, तो ये तो मुमकिन नहीं है जो ये सज़ाएँ सुना रहे हैं कि वो एक्सट्राडाइट होंगे, क्योंकि उनको जो सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं वो उनके जर्नलिस्टिक काम की वजह से सुनाई जा रही हैं। तो जर्नलिस्टिक काम की वजह से उनको ये एक्सट्राडाइट करके पाकिस्तान तो नहीं ले जा सकेंगे। तो फिर मकसद क्या है इन सज़ाओं का? हासिल क्या करना है? अब इनमें से कई लोग जो हैं वो मैं नाम एक एक करके नहीं लेता, लेकिन कई लोग जो हैं वो दूसरे मुल्कों के सिटीज़न हैं, अब ना सिर्फ रेजिडेंट है बल्कि सिटीज़न है, मीन उनके पास पासपोर्ट है दूसरे मुल्क का। तो एक्सट्रेडिशन तो होनी नहीं है। तो फिर मकसद क्या है? मकसद है खौफ व हरास फैलाना। मकसद है कि जो बाहर पाकिस्तानी हैं उनको भी डराया जाए, जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त कर रहे हैं उनको भी डराया जाए कि देखें हमने उनके साथ क्या किया है, आपके साथ भी ये करेंगे। जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं वो डर का निज़ाम कायम करना चाहते हैं। ये जो देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, ये जो कुछ हुआ है ना 26 नवंबर को लोगों को गोलियां मारनी मुरीद के में, ये जो हैवी हैंडेडनेस है जो पाकिस्तान में पहले शायद मशरकी पाकिस्तान वालों ने तो देखी थी, जो कुछ हमने वहाँ
ढाका में और मशरकी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में किया था, लेकिन शायद मगरबी पाकिस्तान में मे बी बलूचिस्तान या केपी के कुछ इलाकों के अलावा पाकिस्तानियों ने इस चीज़ को पहले टेस्ट नहीं कर रखा था, इसके साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं था। आसिम मुनीर पहली दफ़ा उनको ये इंटरेक्शन करवा रहे हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, डरेंगे नहीं मुझसे, मतलब आप आतिशबाजी देखें, आप कॉन्सर्ट सुने, भंगड़े शंगड़े डालें, कोई करप्शन वगैरह करनी है वो भी करें, रिश्वत दे के काम करवाने वो भी करें, ठेके लें, अय्याशियाँ करें, जो दिल करता है करें, लेकिन अगर आपने आज़ाद सोच सोची, लिखी, बोली, किसी तरह से भी आपने मेरा जो गैर आइनी, गैर कानूनी जो मेरा इक़्तिदार है उसके लिए आपने ख़तरा बनने की कोशिश की, उस पर सवालात उठाए, तो फिर मैं आपको लोहे के आहनी हाथों से निपटूंगा और उसके बाद सज़ाएं दूंगा ताकि आपको मिसाल बना दूं और कोई और ऐसी जुर्रत ना कर सके। अब ये जो तमाम दोस्त जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये ज़ाहिर है पाकिस्तान में है नहीं, इन्हें एक्स्ट्राडाइट करवाया नहीं जा सकता, इन सज़ाओं का कोई इफ़ेक्टिवली ऑन ग्राउंड इनकी ज़िंदगी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन ये सारी तगोदो करके इनको सुनवाया इसलिए गया है ताकि मैंने जैसे आपको कहा कि पाकिस्तान में बैठे हुए जर्नलिस्ट डर जाएं, घबरा जाएं, अगर कोई थोड़ा बहुत काम कर रहा है वो भी ना करे, और उसके साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी तौर पर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो डर जाए, वो घबरा जाए और उनको ये लगे कि हमने सब ने बस खामोशी रखनी है, कोई सवाल नहीं उठाना, अगर हमने सवाल उठाया तो फील्ड मार्शल और उनके साथी जो हैं वो हमें नहीं छोड़ेंगे। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ जो इसी से जुड़ी हुई है कि एक तरफ तो डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर सज़ाएं सुनाई गई हैं जर्नलिस्टों को, और दूसरी तरफ ज़रा गौर कीजिए पाकिस्तान में 2025 के दौरान अस्करी तशद्दुद में नुमायां इजाफा देखा गया है, जहां दहशतगर्द हमलों में 34% इजाफा हुआ है। अभी कल ही की एक रिपोर्ट थी जो कह रही थी 73%, 73% इजाफा हुआ है। जाहिर है डिफरेंट इंस्टीट्यूट डिफरेंट टाइम का डाटा लेते हैं, डिफरेंट तरीके से लेते हैं। दहशतगर्दी के साल के अंदर जो 699 जो हैं वो हमले हुए हैं। सबसे ज़्यादा जाहिर है इसमें नुकसान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का हुआ है, लेकिन कम से कम कोई 1100 के करीब जो है अफराद जाँ बहक हुए हैं, कुछ 1400 या इससे ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। ये इस्लामाबाद में कायम इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़, ये ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट है ज़ाहिर है क्लोजली काम करते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, तो इसलिए ये जो अदाद व शुमार है इन्हें मैं अपने ज़ाती तज्ज़िये में इंडिपेंडेंट नहीं समझता। इंडिपेंडेंट जो अदाद व शुमार होंगे और जो नंबर ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होंगी वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी होंगी, जो नुकसान होगा वो इससे कई गुना ज़्यादा होगा। इसलिए मैं कम अज़ कम ये जो एग्जैक्टली अदाद व शुमार हैं इन पर आंखें बंद करके एतबार करने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो एक तरफ जर्नलिस्टों को सज़ाएं दी जा रही हैं टेररिज्म के सेक्शंस के अंदर, और दूसरी तरफ टेररिज्म की जो हालत है वो आपने देख ही ली, और कल ही हमने या परसों आपके सामने खबर रखी थी कि अप्रूव किए गए हैं पैसे मिनिस्ट्री शायद इंटीरियर की तरफ से, जो हमने आपको बताया था कि बलूचिस्तान में स्कूल में जाने वाले बच्चों को अब बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेके देनी हैं, बम प्रूफ गाड़ियाँ लेके देनी हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता, वो भी महफूज नहीं है बलूचिस्तान के अंदर। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान मिलिट्री को बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, जाहिर है वो मेरा ख्याल जो मिलिट्री अफसरान और अहलकारों के बच्चे हैं वहाँ, उनको स्कूल छोड़ने के लिए जो है वो वहाँ पर बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दरकार है। तो एक तरफ हमारे मसाइल ये हैं, हम खुद चीख चीख के कह रहे हैं कि फितनातुल हिंदुस्तान या फ़लाँ जो है वो हमला आवर है हम पर, और दूसरी तरफ हमने अदालतों को किस चीज़ में मसरूफ़ कर रखा है कि हमने बग़ैर वकील, बग़ैर डिफेंस के ऐसी आवाज़ें जो हमसे किसी सूरत भी इख्तलाफ करें उनको हमने 35 साल कैद की सज़ा सुनानी है ना। वैसे हाफिज साहब की अपनी ही डॉक्टराइन। आगे चलते हैं जी, ये तो हो गया। अब ज़रा अगली खबर जो मैंने आपको कहा था कि माजी की मारूफ जो अदाकारा हैं फजीला काजी साहबा, कौन उन्हें नहीं जानता, बड़ा एहतराम उनके लिए, और उनके शौहर कैसर नज़ामानी वो भी माजी के बहुत मारूफ अदाकार हैं, उनका भी बड़ा एहतराम। उनको हमने खामख्वाब मुसीबत में डाल दिया है। आपको पता है कि एक नौजवान ज़ोरेन नज़ामानी जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा
इट इज़ ओवर, वैसे आगे लफ्ज़ लिखना चाहिए था उन्होंने इट इज़ ओवर स्टूपिड, लेकिन चलें वो उन्होंने नहीं लिखा, ये तो मैं अज़रा तफन्नन कह रहा हूँ, अभी नहीं लिखा तो ये हालात बन रहे हैं जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अगर वो लिख देते इट इज़ ओवर स्टूपिड तो फिर मामला किस तरफ जाता। बहरहाल उन्होंने ये जो आर्टिकल लिखा इट इज़ ओवर, आपको इसका मतन तो हम बता ही चुके कि सिंपल मतन ये है कि इस वक्त ऐसे तमाम लोग जो 60 साल से 80 साल या 55 साल से 80 साल के दरमियान जिनकी उम्रें हैं, मर्दो ख़वातीन जो इस वक्त इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ हैं, उनके बारे में उन्होंने, और ये कोई 60 एग्जैक्टली नहीं, अब 55 कर लें 50 कर लें, ज़ाहिर है वो ब्रैकेट जो बेबी बूमर्स हैं वो एग्जैक्टली अमेरिका के अंदर ये तासर है कि वो 1946 से 64 के दरमियान जो पैदा हुए। तो लेकिन पाकिस्तान ज़रा आप समझें कि टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ों में कोई 10-20 साल तो कम अज़ कम पीछे है, तो हमारे ज़रा थोड़ा और भी लटक जाएगा काम आगे। तो बहरहाल जो इस वक्त 55 से लेके आप ये समझिए कि 80 साल की उम्र के दरमियान में बुज़ुर्ग ख़वातीन और मर्द हैं, उनके बारे में उन्होंने तकाबली जायज़ा आज की कौम जिन्हें जेन ज़ी और फिर उसके बाद जेन अल्फ़ा, उनके साथ एक तकाबली जायज़ा रखा कि आज के ये जो नौजवान हैं इन्हें दरकार क्या है, और वो जो बुज़ुर्ग हैं वो अभी भी वो भी जेन ज़ी हैं वैसे ही, लेकिन वो जनरल ज़िया वाली जेन ज़ी हैं। ये जनरेशन ज़ी हैं, मीन जेन ज़ी, जेन से जनरेशन, और वो भी जेन ज़ी हैं लेकिन वो जनरल ज़िया की जेन ज़ी हैं। तो इसलिए दोनों तरफ मेरे ख्याल में तो जेन ज़ी है, एक जनरल ज़िया वाली जेन ज़ी है, और दूसरी जो आज की नई नस्ल है जो जनरेशन ज़ी है। मसलन फास्टर इंटरनेट, ज़्यादा इंक्लूसिवनेस, उनकी बात सुनना, ग्लोबलाइज्ड इंटरनेशनल जो इस वक्त इवेंट हो रहे हैं उनको मद्देनज़र रखना, जो फ्रीलांसिंग है उसके लिए, आईटी की एजुकेशन के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, मुल्क से बाहर मूव करने के लिए, ज़र मुबादला मूव करने के लिए, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है जेन ज़ी को, और ज़ाहिर है उनको बेहतर एजुकेशन की। लेकिन हमारे वाले यही कहते हैं कि बस आतिशबाजी वगैरह देखें और शेर ते मोरा लाओ, मीन जिसको भी हम लाएं उसको आप माने, और बस आगे जो है पीछे आप आसिम मुनीर दियाँ क्या बातें, वो आपको याद नहीं, एक गाना भी आया था, इस तरह के गाने सुने आप और बस नारे मारें। उन्होंने ये आर्टिकल लिख दिया। आर्टिकल ये तो पुरानी बात है, अब रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए कि फजीला काजी साहबा के साथ हुआ क्या है। उन्होंने आर्टिकल लिख दिया, मैं आर्टिकल उस वक्त वो पढ़ रहा था ऑनलाइन, और अचानक से वो गायब हो गया पेज से, पढ़ते हुए दरमियान में अचानक से वो गायब हो गया। जब वो अचानक से गायब हुआ तो मैंने 2-3 दफ़ा रिफ़्रेश किया, तो एक मेरे दोस्त हैं, वो भी चौधरी निज़ामुद्दीन के करीब करीब हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ज़रा चेक करें। उन्होंने चेक किया, वो पाकिस्तान में थे, उन्होंने चेक किया तो वहाँ से भी गायब हो गया। उनके पास पेपर नहीं था, जो अखबार थी, मीन पेपर प्रिंट जो उसका था वो नहीं था उनके पास, वो भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे जैसे मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा मैं किसी से चेक करवाता हूँ। मैंने कहा नहीं आप ना करें, मैं करवाता हूँ। मैंने किसी को फ़ोन किया, किसी दोस्त को जिनका मुझे पता है कि वो सुबह सुबह उठ के प्रिंट अखबारात 2-3-4 पढ़ते हैं, उनको मैंने पूछा कि आपके पास आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून है? उन्होंने कहा बिल्कुल है और मैं पढ़ चुका हूँ। मैंने कहा आपने वो इट इज़ ओवर वाला पढ़ा है? उन्होंने कहा बिल्कुल पढ़ा है और मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। उन्होंने वो प्रोवाइड किया और उसकी तस्वीर, मैंने उन्हें कहा तस्वीर खींच के, वैसे क्या कमाल तस्वीर खींची उन्होंने, मुझे कभी अभी उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि क्रेडिट दिया तो वो चुके ही ना जाएं। क्या उन्होंने जनाब कमाल तस्वीर, मैं तो हैरान हूँ, ऐसे लगा कि किसी ने स्कैनर के नीचे रख के वो काम किया है। और सबसे बड़ी जो मुझे उनकी सताइश मैंने करनी है कि अखबार वो पढ़ चुके थे लेकिन फिर भी अखबार के ऊपर कोई सलवट, कोई रिंकल नहीं पड़ी हुई थी। तो बहुत ही बाअदब तरीके से उन्होंने इस अखबार को पढ़ा था जिसके लिए उनकी सताइश बनती है। और फिर तस्वीर उन्होंने, उसके अंदर जो लाइट का कॉम्बिनेशन था, जो तस्वीर का एंगल था, जो एक एक लफ्ज़ क्लियर था, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम, बिल्कुल उन्होंने ऐसे जैसे कोई बड़ा माहिर किस्म का कोई आर्किटेक्ट हो या दर्जी हो जिसने अपना काम किया हो। और उन्होंने, हैं वैसे वो माहिर आदमी, अभी उनको क्रेडिट नहीं दे सकते। स्टोरी भी थोड़ी सी मैंने आपको, ये किसने मुझे कैसे राब्ता किया, कहाँ से मिला, इसको भी मैंने थोड़ा सा पाबंद लगाया है ताकि वो महफूज रहें। तो एनीवेज उन्होंने वो मुझे तस्वीर भेजी। अब जब उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी तो मैंने उन्हें दोबारा फ़ोन किया। मैंने कहा कि इसको अब मैं ट्वीट करने लगा हूँ और ये वायरल हो जाएगी। उन्होंने कहा वो क्यों? मैंने कहा वो इसलिए हो जाएगी कि इसमें एक आम आदमी का सच है जिसे इन्होंने दबाने की कोशिश की और ये रुकेगा नहीं। मैंने उसको उसी टाइम प्रोसेस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और वो जो तस्वीर थी उसका स्क्रिप्ट
1 मिनट में 2-3 मिनट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो सारा स्क्रिप्ट अलग कर दिया। तस्वीर के ऊपर अलग से स्क्रिप्ट लगा के मैंने उसे ट्वीट कर दिया कि ये सारा स्क्रिप्ट है, ये तस्वीर है, ये पढ़िए इस टाइटल को किसी ब्रिगेडियर साहब ने, ये मेरा ज़ाहिर है तासर है, तज्जिया है, और किसने हटवाना था आपको, हवालदार तो जाएगा नहीं हटवाने पुलिस का, इसको हटवा दिया है एक्सप्रेस ट्रिब्यून से। वो छप गया, वो ट्विटर पर पब्लिश हो गया। उसके बाद मैंने उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही उस इंग्लिश को उर्दू में तर्जमा किया और उसको भी पब्लिश कर दिया। फिर मैंने सोचा लोग पढ़ते काम में वक्त कम होता है, मैंने उसकी एक समरी बनाई, उसको भी ट्वीट कर दिया। बस फिर क्या था, 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद वो जो तस्वीर हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त ने अपनी नई नकोर किस्म की अखबार में से खींच के भेजी थी, वो आज पूरे पाकिस्तान में टॉप वायरल 2026 की टॉप वायरल वो तस्वीर जो उन्होंने खींच के भेजी। मुझे थोड़ी सी क्रॉप करनी पड़ी, वो हल्की सी, लेकिन उन्होंने वैसे खींची बहुत ही ज़बरदस्त थी। कभी उन्हें क्रेडिट देंगे, स्क्रीन पर भी लाएंगे उन्हें, लेकिन अच्छे दिनों में। तो वो वायरल हो गई। अब वही तस्वीर जो है वो हर तरफ है, मतलब कि हर जगह पर वो तस्वीर, वो जो मैंने लगाई थी, जाहिर है उसी तस्वीर को सेव करके लोगों ने, और वो इतनी वायरल हुई कि फिर लोगों ने, जो आजकल की जेन जी जैसे हम कह रहे हैं, जनरल ज़िया वाली जेन जी नहीं, जनरेशन जी और अल्फ़ा, वो तो बाकमाल है, हम तो कुछ भी नहीं है जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ करते हैं और कर सकते हैं। उन्होंने उसके ऊपर मूवीज़ क्रिएट कर दी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने प्रॉम्प्ट देना है और मूवी क्रिएट हो जानी है। उन्होंने उसके ऊपर मूवीज़ क्रिएट कर दी, उर्दू में, इंग्लिश में, ग्राफिक्स और पता नहीं क्या कुछ कर दिया, मतलब आग ही लगा दी पूरे उन्होंने समंदर में। वो जो ज़ुरैन नज़मानी वो अमेरिका में पढ़ते हैं, वो भी एक दफ़ा हिल गए होंगे ज़रूर कि ये क्या हो गया है, मेरे आर्टिकल के साथ क्या हो गया, वो तो डिलीट हो गया था, ये क्या हो गया है। ओवरनाइट वो जनाब रॉक स्टार बन गए वो तो आर्टिकल लिखने के। अब किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, यकीन कीजिए, कि वो साहबजादे हैं मोहतरमा फजीला काजी साहबा के। अब उसके बाद हमारे कुछ दोस्त बड़े शैतान हैं, एक तो वकार खान है और एक जिमी विर्क हैं। थोड़े से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सैडिस्ट भी हैं दोनों। ये अगर कोई बंदा निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ उठाता है, ये मैं यहाँ नहीं कह रहा, ज़ाहिर है नज़मानी साहब या उनकी वालदा ने तो कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन मैं अपनी मोईद पीरज़ादा दूसरे दोस्तों की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई तनकीद करे ना, तो चौधरी साहब को पता चलो कम लगा हो कि इस तनकीद का, तो ये उसका क्लिप श्लिप काट के, उसकी तस्वीर काट के उसके ऊपर ऐसा टाइटल बना के लगाते हैं कि जाके ठा करके अगले बंदे के, मतलब अगर कोई कसर रह गई हो ना, ये ऐसे ही है ना, जैसे आप किसी को कुछ बुरा भला कहें, वो हो सकता ना सुने, तो ये उसको हला के ना कंधे से उसको रोक के कहते हो, भाई तेनू मोईद पीरज़ादा ने यह किया है, ओ भाई तेनू शहबाज गिल ने किया, पता लगा है तेनू। सो जनाब हमारे ये जो दोस्त हैं, ज़रूरी नहीं यही 2 दोस्त, और दोस्तों ने भी, उन्होंने फजीला काजी साहबा की तस्वीर, उसके साथ उनके हस्बैंड कैसर नज़मानी साहब की तस्वीर, कहा कि जी ये हैं वालदैन ज़ुरैन नज़मानी के, इनको दें आप क्रेडिट जो देना है। बाबा फंस गए, क्रेडिट क्या देना था उसके बाद, मेरा ख्याल है पहुंचने वाले पहुंच गए। अब ये स्क्रीन के ऊपर देखिए, पहले ये फजीला काजी साहबा ने अपने बेटे की पोस्ट शेयर की है, इनके बेटे ने पोस्ट की है मेरा ख्याल अपने फेसबुक पे या इंस्टा पर, और ये 4 स्क्रीनशॉट हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने तफसील के साथ ये बताया है कि ये मैंने आर्टिकल लिखा, इसमें बेसिकली वही बात कि ये मैं सच लिखना चाहता था, मैं अपनी जो आज की जनरेशन है वो क्या सोचती है वो मैं मुद्दा सबके सामने रखना चाहता था, और मैंने रखा। मेरा मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं था, मेरा मकसद किसी के बारे में कोई अबहाम पैदा करना नहीं था। मतलब उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में कहा कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है अगर कोई इसे इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसका ज़ाती प्रोपेगेंडा तो उन्होंने नहीं कहा, मीन उसका ज़ाती काम है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि यंग जनरेशन को पढ़ना चाहिए, ये बहुत अच्छी बातें की उन्होंने, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं ज़ुरैन, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। हिज पेरेंट्स मस्ट बी प्राउड ऑफ हिम, और अभी तो वो मुसीबत में है बेचारे, और मैं उस पर बड़ा शर्मिंदा हूँ। यकीन कीजिए मैं बिल्कुल इसका ये जो रेमिफिकेशन उनके लिए आई है, इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, मुझे पता भी नहीं था वो उनके साहबजादे हैं। मैंने तो एक चीज़ मुझे बहुत ही आम ज़ुबान में, एक आम जो आज के नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनकी तरफ से एक सीधा सीधा अनफिल्टर्ड सच मुझे सामने नज़र आया, मुझे लगा कि सबसे शेयर होना चाहिए, और जब मुझे पता चला कि इसे डिलीट करवाया गया है तो मुझे और जिम्मेदारी महसूस हुई कि ये सब तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, अब
उन्होंने एक तो उनके 4 पेजेस के ऊपर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी ज़ुरैन ने, और कहा कि मेरा किसी सियासी जमात से लेना देना नहीं, अगर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो नौजवानों को कहता हूं कि वो पढ़ें, सवाल पूछें, सच बोलें। और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात भी, किसी का कोट शेयर किया और कहा कि असल सोसाइटी की स्ट्रेंथ तब पता चलती है और आपको अपनी आज़ादी का तब पता चलता है जब आप अपने आप से सवाल पूछें कि कौन सा शख्स है जिसे आप क्रिटिसाइज़ करें तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो अगर आपको उसका जवाब हो कि आप किसी को भी कर सकते हैं, मुसीबत में नहीं, जाहिर है जिसको आप करके मुसीबत में पड़ेंगे फिर उसी के हाथ में आपकी आज़ादी है बेसिकली। यहाँ पे आपको पता है चौधरी निज़ामुद्दीन है, ये उन्होंने तो नहीं कहा, निज़ामानी साहब ने निज़ामुद्दीन को कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो आर्टिकल लिखा, पता नहीं अब किसको कहा वो आप समझें या आर्टिकल समझे, लेकिन फजीला काजी साहबा ने उनकी वो स्टेटमेंट अपने बेटे की जो है वो उन्हें पब्लिश करनी पड़ी। उसके बाद कैसर निज़ामानी जो उनके वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने भी ऐसी ही स्टेटमेंट पब्लिश की कि मेरे बेटे का किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई भी उसे इस्तेमाल कर रहा है, चले उन्होंने तो प्रोपेगेंडा नहीं कहा, हम कह देते हैं अपने प्रोपेगेंडे के लिए, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमें बख्शें। अब दोनों से माजरत, कैसर साहब से भी और फजीला काजी साहबा से भी, और निज़ामानी साहब से तो माजरत नहीं क्योंकि उनको तो हमने ओवरनाइट स्टार बनाया शेयर करके, तो वो तो अंदर से शायद खुशी होंगे।